आज लॉकडाउन का छठा दिन है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने अपने घरों पर सकुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। कोरोना संक्रमण के मामले अचानक अब जब स्पीड पकड़ते हैं और फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। आपने दुनिया भर में देखा होगा, ये जब बढ़ते हैं तो बहुत तेजी से बढ़ते हैं और फिर काबू से बाहर होते हैं। भारत में मामले बढ़ तो जरूर रहे हैं, लेकिन इस संक्रमण की गति उतनी नहीं बढ़ी जितनी दूसरे देशों में बढ़ रही है। इसे हम आपको एक ग्राफ के जरिए समझाएंगे। भारत में संक्रमण के मामले 147 से 1000 तक पहुंचने में 12 दिन लगे। ब्रिटेन में 12 दिन में मामले 164 से बढ़कर 2600 हो गए थे। फ्रांस में इन्हीं 12 दिनों में मामले 191 से बढ़कर लगभग 4500 तक पहुंच गए। इटली में 12 दिनों में कोरोना वायरस के मामले 155 से बढ़कर करीब 4600 तक पहुंच गए। दक्षिण कोरिया में 111 से बढ़कर 5100 तक पहुंच गए और अमेरिका में 159 से बढ़कर 6300 तक पहुंच गए 12 दिनों के अंदर। स्पेन में 12 दिन में ये मामले 165 से बढ़कर करीब 8000 तक पहुंच गए। ये विकसित देशों का हाल है, जहां संसाधन बहुत हैं, पैसा बहुत है, इसके बावजूद वो संक्रमण की इस गति को काबू में नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए। लेकिन भारत अपने संयम और संकल्प से कोरोना संक्रमण के सामने स्पीड ब्रेकर की तरह अभी तक डटे रहने में कामयाब रहा है। बहुत लोग भारत में कम टेस्ट होने पर सवाल उठाते हैं, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भारत में अब तक करीब 38,400 टेस्ट हुए हैं। हर 1000 टेस्ट पर भारत में करीब 27 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि ब्रिटेन में हर 1000 टेस्ट में 141 पॉजिटिव केस मिले हैं। अमेरिका में यह आंकड़ा 148 है, जर्मनी में 76 और इटली में 215। यानी फिलहाल हमारे यहां टेस्ट करने पर औसतन कम पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अभी भारत संक्रमण की तीसरी स्टेज में नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर तीसरी स्टेज में हम पहुंच गए तब स्थिति काबू से बाहर भी हो सकती है। तीसरे चरण में संक्रमण उन व्यक्तियों में होने लगता है जो ना तो कभी विदेश गए हैं, ना विदेश गए किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। इस स्टेज में सोर्स का पता नहीं चलता कि किससे किसको यह संक्रमण फैला है। यानी स्टेज 1 में और 2 में आपको सोर्स का पता चलता है कि आपको यह संक्रमण कहां से लगा है, लेकिन तीसरे चरण में सोर्स का भी पता नहीं चलता और इसीलिए इस पर काबू करना मुश्किल हो जाता है। इस स्टेज में संक्रमण कम्युनिटी लेवल पर होने लगता है। वायरस संक्रमण की चौथी स्टेज भी होती है, जिसमें महामारी फिर किसी के कंट्रोल में नहीं आती। इस स्टेज में यह भी नहीं कहा जा सकता कि महामारी कब और कैसे खत्म होगी। इस समय दुनिया का हाल यह है कि पिछले 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा नए मामले आ गए हैं। 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है पिछले 24 घंटे में। अमेरिका में 39,000 नए मामले आए हैं और 845 लोगों की जान गई है। इटली में करीब 5000 नए मामले आए और करीब 750 लोगों की जान चली गई 24 घंटे में ही। स्पेन में करीब 13,000 नए मामले आए हैं और कल से अब तक करीब 1600 लोगों की जान जा चुकी है। फ्रांस में करीब 3600 नए मामले आए हैं और 300 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने अभी तक नहीं दिया है। भारत में अब तक करीब 1300 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इस समय का जो आंकड़ा है वो है लगभग 1300 लोग पूरे देश में। करीब 32 लोगों की जान अब तक हमारे देश में गई है। अब ऐसा सिचुएशन हो गया कि अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट में, सरकारी डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी वर्ड कम्युनिटी लिख देते हैं तो लोग उसका एक्स्ट्रा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। हमने एक लिमिटेड कंटेक्स्ट में एक वर्ड यूज किया है। टेक्निकली अभी भी हमारा देश लोकल ट्रांसमिशन की स्टेज में है एंड अगर हमें लगता है कि हमारे देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन है तो क्योंकि हमें एज गवर्नमेंट हम चाहेंगे कि हमें पब्लिक का और सपोर्ट मिले, पब्लिक लेवल अलर्टनेस और बढ़े और उसके मैनेजमेंट के लिए हम एडिशनल एफर्ट्स करें, तो वी विल बी द फर्स्ट वन। हम आएंगे जो कम्युनिटी को बताएंगे और आपके थ्रू बताएंगे कि इस देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। लेट अस बी मोर एक्टिव एंड अलर्ट इन मैनेजिंग। एज ऑफ नाउ अभी हम लोकल ट्रांसमिशन की स्टेज में है एंड आई वुड रियली अर्ज, आज चैलेंज इज नॉट इंटरप्रिटेशन अलोन। आज चैलेंज हमारा है कि हम किस लेवल ऑफ अलर्टनेस से जो भी गाइडलाइंस है, जो भी डायरेक्शन है, उनको फॉलो कर रहे हैं।
इस वायरस का संक्रमण कितनी तेजी से फैलता है ये आप इन आंकड़ों से समझ गए होंगे, लेकिन बावजूद इसके हमारे देश में कई लोग इसे अब भी गंभीरता से नहीं ले रहे और यही हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती है। ताजा मामला, जो कि बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ी लापरवाही है, वो हमारे देश की राजधानी में ही हुआ है, दिल्ली में, और दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुआ है, जहां कुछ दिन पहले पाबंदियों के बावजूद, लॉकडाउन के बावजूद, कर्फ्यू के बावजूद एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम में करीब 1400 लोग शामिल थे। सोचिए, जब देश में 4 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, जब कोई अपने घर से नहीं निकल सकता, तो 1400 लोग दिल्ली में कैसे एक साथ इकट्ठा हो गए। कल रात इनमें से 34 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद इन्हें दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इनमें से एक बुजुर्ग की मौत भी हो गई। यह कार्यक्रम सुन्नी इस्लाम से संबंधित संस्था तबलीगी जमात का था, जो साल भर चलता है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए लगभग 1500 लोग निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के सेंटर पर आए थे। इनमें 100 विदेशियों के अलावा देश के अलग अलग राज्यों से आए लोग भी थे। अब इस मामले की जांच विश्व स्वास्थ्य संगठन, दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली पुलिस मिलकर कर रहे हैं। इस घटना के बाद अब तक 300 लोगों को यहां से निकालकर अलग अलग जगहों पर क्वारंटीन के लिए रखा गया है। हालांकि अभी इनमें से किसी में भी कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि कर्फ्यू के बावजूद, लॉकडाउन के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना बताता है कि अगर इनमें से एक भी कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ तो यह हजारों लोगों की जान के लिए खतरा बन सकता है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इन्हें पिछले 5 दिनों में 2 बार नोटिस दिया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। इसलिए सबसे पहले आप ये सुनिए कि इस मामले पर दिल्ली पुलिस का क्या स्पष्टीकरण आया है। इवैक्यूएशन की प्रोसेस यहाँ जारी है। हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी सिविल अथॉरिटीज यहाँ से इवैक्यूएशन करा रहे हैं। मेडिकल स्क्रीनिंग चल रही है लोगों की, और अकॉर्डिंगली उनको जो रिक्वायरमेंट है या तो हॉस्पिटल में या क्वारंटाइन करने की, वो यहाँ किया जा रहा है। और पुलिस क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ दे रही है लोगों को, ऑलरेडी लॉकडाउन इम्पोज है, 144 इम्पोज है, तो हम लोग जो है वो उसको इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ कोई मूवमेंट ना हो। इसके लिए हम लोगों ने अरेंजमेंट लगाया हुआ है, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, स्टाफ लगा हुआ है, ड्रोन्स भी यूज़ कर रहे हैं ताकि मूवमेंट जो है उसको कैप्चर किया जा सके छोटी छोटी गलियों में। तो हम जो हमारी तरफ से हेल्प हो सकती है पुलिस की, वो प्रोवाइड कर रहे हैं बाकी सिविल अथॉरिटीज। ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, ये दिल्ली सरकार की लापरवाही है, दिल्ली पुलिस की लापरवाही है, और उस प्रशासन की लापरवाही है जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो इस कर्फ्यू का पालन करवाए, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो इस लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करे। इसका मतलब पूरा सिस्टम फेल हो रहा है। और अगर देश की राजधानी का ये हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में जो दूसरे इलाके हैं वहां क्या हो रहा होगा। अब यह पता लगाया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में शामिल विदेशी लोग जनवरी महीने से पहले ही भारत आ गए थे या उसके बाद भारत पहुंचे थे। हालांकि इस संस्था का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से कार्यक्रम में आए लोग वापस नहीं लौट सके और वो यहीं पर फंस गए। तबलीगी जमात सुन्नी इस्लाम को मानने वालों का एक संगठन है, जिसके तहत इस्लाम का प्रचार प्रसार किया जाता है और धर्म की शिक्षा दी जाती है। लेकिन ये कैसी शिक्षा है जो कि लोगों को कोरोना वायरस के मुंह में झोंक रही है, जो कि लोगों की जिंदगी के साथ खेल रही है। कुछ दिन पहले फिलिस्तीन के गाजा में कोरोना वायरस के 2 मामले सामने आए थे और यह पता लगा कि ये दोनों लोग पाकिस्तान में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर वहां लौटे थे। इसी महीने पाकिस्तान के लाहौर में तबलीगी जमात के एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें 80 देशों से आए इस्लामिक धर्म गुरुओं ने हिस्सा लिया था और इसमें लाखों लोग शामिल हुए थे। इसी संगठन से जुड़े इंडोनेशिया से आए कुछ धर्म गुरुओं को भी पिछले दिनों तमिलनाडु के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और इनमें से कुछ लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। यहां आपको इस खबर पर भी अपडेट दे देते हैं कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वो तबलीगी जमात के आयोजक पर एफआईआर दर्ज करें। कुल मिलाकर यह घटना दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और कर्फ्यू और लॉकडाउन को लागू करने वाले प्रशासन पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है और हमारे देश के लोग इस लॉकडाउन को लेकर कितने गंभीर हैं, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। यानी हमारे देश में वायरस से बचना तो आसान है, वायरस को तो आप रोक भी लेंगे, लेकिन
वायरस की तरफ जो लोग खुद जानबूझकर भाग रहे हैं, उन लोगों को आप कैसे रोकेंगे? और ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश में करोड़ों करोड़ों में है जो खुद वायरस की तरफ भाग रहे हैं। और अब हमारे सामने चुनौती दो है। हमारे सामने चुनौती एक तो यह है कि इस वायरस को भारत में घुसने से, दाखिल होने से कैसे रोकें, और दूसरी चुनौती यह है कि हमारे ही देश के जो करोड़ों लोग इस वायरस की तरफ भाग रहे हैं, उन्हें कैसे रोकें। यानी एक चुनौती लोगों को रोकने की है और दूसरी चुनौती वायरस को रोकने की है। और यही भारत जैसे देश में स्थितियों को बहुत मुश्किल बना देती है। ऐसी ही तमाम गलतियां संक्रमण के शुरुआती हफ्तों में दुनिया के बड़े बड़े देशों में हो चुकी हैं, जिसका नतीजा आप सबके सामने है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी हालत इटली, स्पेन और अमेरिका जैसे देशों की तरह ना हो, अगर हमें इस संक्रमण को तीसरी स्टेज में पहुंचने से रोकना है, तो यह काम अकेले सरकार या प्रशासन का नहीं हो सकता। इस काम में जब तक देश के लोग खुद शामिल नहीं होंगे, जब तक खुद अपना अनुशासन नहीं दिखाएंगे, तब तक भारत बच नहीं सकता। ये बात आप जान लीजिए। और ये लड़ाई हमें उसी भाव से लड़नी होगी जिस भाव से हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी 1947 से पहले। ये वायरस से आजादी की लड़ाई है। उस समय हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे और हमने अंग्रेजों से इस देश को आजादी दिलाई थी। अब लड़ाई थोड़ी बदल चुकी है। आपने देखा होगा हमारे देश में जब कभी युद्ध होता है, युद्ध मतलब जब सैनिक युद्ध के लिए सीमा पर जाते हैं, तो देश का बच्चा बच्चा ये कहने लगता है कि मैं भी युद्ध के लिए तैयार हूं। देश के तमाम लोग बाहर निकल आते हैं और उनके अंदर देशभक्ति का जो जज्बा होता है वो इतना जबरदस्त होता है कि उनसे अगर आप पूछो तो वो ये कहेंगे कि हम भी अपनी सेना के साथ, अपने फौजियों के साथ लड़ना चाहते हैं। हर व्यक्ति देशभक्त बनना चाहता है। लेकिन आज लड़ाई अलग है। आज लड़ाई टैंक से नहीं लड़ी जा रही, मिसाइल से और बंदूकों से नहीं लड़ी जा रही। आज आपके सामने ऐसा दुश्मन नहीं है जिसे आप गोली मार सकें। आज दुश्मन अलग है। आज ये वायरस एक दुश्मन है जिस पर गोली चलाकर कुछ नहीं होगा, जिसे आप टैंक से रौंद नहीं सकते। ये अलग तरह की लड़ाई है और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरत है अनुशासन की। इसलिए हम कह रहे हैं कि उस जमाने में जब भारत गुलाम देश था, देश के लोगों ने निस्वार्थ भाव से अनुशासन के आधार पर, देशभक्ति के आधार पर यह लड़ाई लड़ी थी। अब भी हमें वैसे ही लड़ने की जरूरत है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल भी है जिस पर आप सभी को विचार करना होगा, और वो ये कि हम वायरस से तो लड़ सकते हैं, वायरस को भगा भी सकते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या करें जो खुद वायरस की तरफ अंधाधुंध बिना सोचे समझे भाग रहे हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में ऐसी तस्वीरें बहुत देखी होंगी जिसमें हजारों लोग दिल्ली से या बड़े बड़े शहरों से पलायन कर रहे हैं। वो किसी भी हालत में अपने गांव पहुंचना चाहते हैं। ये तस्वीरें हर जगह वायरल हुई थी और पश्चिमी देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन तस्वीरों के आधार पर भारत का मजाक उड़ रहा है। लोग भारत को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। भारत के लॉकडाउन का मजाक उड़ रहा है पूरे दुनिया में। इन तस्वीरों पर हमारे यहाँ कुछ लोग सरकार को भी कोस रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही। पुलिस को बहुत सारे लोग पुलिस की आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही, पुलिस की और सरकार की तैयारी ठीक नहीं थी। लॉकडाउन से पहले इसके बारे में सोचा क्यों नहीं गया कि लोग पलायन करने लगेंगे। लेकिन सरकार और सिस्टम को कोसना हमारे देश में सबसे आसान काम है और ये समझना मुश्किल है कि ऐसी स्थितियों के लिए कोई भी देश असल में तैयार नहीं है। ना भारत तैयार था इस स्थिति के लिए और ना ही इस दुनिया का कोई भी देश इस स्थिति के लिए तैयार था। आपको लगता होगा कि ये आप ही के देश में हो रहा है, लेकिन ये घटनाएं हर देश में हो रही हैं। हर बड़ी महाशक्ति की पोल इस बार खुल रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो इटली जैसे देश हों।